अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ ख़ान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आयरलैंड और जो इंग्लैंड का टूर है उसके लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस की है। और यही मेरा ख्याल है कि गालिब इम्कान यही है कि यही स्क्वाड आगे वर्ल्ड कप में भी शामिल होगा। और आज हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो जो अगले टूर के लिए अनाउंस किए गए हैं, इनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। जो लास्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेला, उसके बाद जो एशिया कप हुआ, उसके अलावा जो होम सीरीज़ हुई न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया का टूर था, फिर न्यूजीलैंड का जो टूर था उसमें जो पाकिस्तान को वाइट वाश हुआ, बदतरीन शिकस्त हुई है वर्ल्ड कप में, एशिया कप में। उसके बाद एक बहुत बड़ी जो प्लेयर्स की तादाद है, बजाय कि उनको साइडलाइन करने के या उनकी रिप्लेसमेंट पे नए प्लेयर्स लाने के, उनको एक दफ़ा फिर ओबलाइज करने का फ़ैसला किया गया। और इसकी वजूहत क्या हैं? क्या पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है? क्या पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इतना तबाह हो चुका है कि वो काम नहीं कर रहा और हमारे पास किसी भी प्लेयर की रिप्लेसमेंट प्लान नहीं आ रहे? आज आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस किया, उसमें देखें कि आज़म खान की एक दफ़ा फिर वापसी हुई। अगर आप लास्ट पीएसएल की परफॉर्मेंसेस देखें तो सिवाय एक इनिंग की आज़म खान की पूरे पीएसएल में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। उससे पहले अगर आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ में देखें, जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टूर किया तो वहाँ भी पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले, तो उसमें भी आज़म खान को एक फेयर चांस मिला मगर वो परफॉर्म नहीं कर सके। इसी तरह अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक काकुल में कैंप लगाया और वहाँ पर भी उनका जो फिटनेस का मेयार था वो इस लेवल का नहीं था कि वो पाकिस्तान टीम में उनकी सिलेक्शन होती। मगर जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी उसमें उनको फिर कंसिडर किया गया, होम सीरीज़, उसमें वो दोबारा फिर इंजर्ड हुए और वो साइडलाइन हो गए। और बगैर किसी परफॉर्मेंस के, न्यूजीलैंड के टूर में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। जो ओवरसीज़ टूर था पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का, पीएसएल में सिवाय एक मैच की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। फिटनेस उनकी बिल्कुल भी अप टू मार्क नहीं है और ना ही वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई करते हैं। उसके बावजूद उनको आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पर पिक किया गया और फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनको ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं किसी प्लेयर को पकड़ कर डालना, उस तरीके से उनकी सिलेक्शन की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के पास रिप्लेसमेंट पर मोहम्मद आरिस भी थे, उसके बाद हसीबुल्ला खान जो कि एक इंतहाई टेक्निकली बेस्ट बैट्समैन है और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें भी परफॉर्म कर रहा है, मगर उनको इस तरीके से कंसिडर किया जाता है कि वो बिल्कुल भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पाँव ना जमा पाएँ। न्यूजीलैंड में उनको एक दो मैचेस खिलाए गए और वो भी इतना डाउन द ऑर्डर। उनको एक ओपनर को जब आप नंबर 6 पर खिलाएंगे तो उससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि किस किस्म की परफॉर्मेंस वो करेंगे। उसके बाद जिस तरह पीएसएल में उनके साथ ज़्यादती की गई पेशावर की जानिब से, उनको एक दो मैचेस के बाद बाहर बिठा दिया गया, फिर उनको वापस लाया गया, फिर उनको नंबर शफलिंग की गई और फिर उनको खिलाया गया। क्या ये डेवलपमेंट के तरीके हैं? उसके बाद होना क्या चाहिए था कि अगर आपके पास रिजवान का मुतबादल नहीं है, आज़म खान इंजर्ड हो चुके हैं, तो आपको एक ऑटोमेटिक चॉइस आपकी हसीबुल्ला खान की शक्ल में होना चाहिए था, या कोई एक ऐसा प्लेयर आपकी डोमेस्टिक से डेवलप होकर सामने आना चाहिए था जो कि इनको रिप्लेस कर सकता। मगर ना तो इन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से कोई प्लेयर तैयार किया जिस पे करोड़ों अरबों रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 20 साल से खर्च कर रहा और कितने अरसे से ये ड्रामा डोमेस्टिक का कंटिन्यू हुआ। और ना ही मोहम्मद आरिस को चांस दिया गया और उसके बाद ना ही हसीबुल्ला खान को, जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 5 मैच की सीरीज़ थी उसमें एक फेयर चांस दिया गया ताकि वो अपना जो प्लेस है वो जस्टिफाई करें और फिर आगे वर्ल्ड कप या जो इंग्लैंड का टूर है उसके प्लान में शामिल हो सकें। तो इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ये नाअहल मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है और जो थिंक टैंक एक बनाया गया क्रिकेटर का, वो पाकिस्तान के जो इंतहाई टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको सिस्टम से आउट करते हैं। उसके बाद अब नंबर 2 हसन अली की जो सिलेक्शन है, आप मुझे बताएं कि हसन अली को वर्ल्ड कप में भी खिलाया गया, एशिया कप में भी खिलाया गया और वो ऐसे बॉलर थे कि जो कि उन विकेटों पर अपना कोटा भी मुकम्मल नहीं कर सके। और उसके बावजूद कि उनको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता, उनकी रिप्लेसमेंट पर कोई अच्छा बॉलर तैयार करके डोमेस्टिक से सामने लाया जाता, उनको एक दफ़ा फिर आप अगर आपने उनको खिलाना था तो फिर आपने उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में क्यों चांस नहीं दिया? अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में उनको चांस मिलता तो फिर वो वर्ल्ड कप या इंग्लैंड के टूर पर कैसे इस काबिल हो गया, डिज़र्विंग हो गया कि बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर पीएसएल में परफॉर्मेंस के, बगैर पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस के उनको फिर उठाकर एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल कर दिया गया।
उसके बाद आपका जो ज़मान खान है, जब वसीम जूनियर, आप पिछले 4-4 साल से उन पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको हर फॉर्मेट में खिला रहे हैं, आप उनको 2-2 वर्ल्ड कप खिला चुके हैं। और फिर आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है कि वो इस काबिल भी नहीं है कि आप उनको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी हिस्सा बनाएं और फिर आगे न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ में उनको शामिल रख सकें। इसका मतलब है कि आपका जो कोचिंग स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फेल है। और ये कोचिंग स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर आप करोड़ों और अरबों रुपया बर्बाद कर चुके हैं। सारे सिफारशी कोचेस जो मैनेजमेंट आपके डोमेस्टिक के जीएम है और डोमेस्टिक अमूर चलाने वाले जितने भी लोग डायरेक्टर डोमेस्टिक बैठे हुए हैं अकेडमीज़ बनाकर, और टोटल के टोटल, मैं इसीलिए काफ़ी अरसे से आवाज़ उठा रहा हूँ कि सारी सिफारशी भर्तियाँ कोई बाप की बेस पर बैठा हुआ, क्योंकि किसी रिश्तेदार का, किसी हायर अथॉरिटीज़ के साथ किसी का चक्कर है, किसी की और कहीं रिश्तेदारी, और उसको यहाँ पर ओब्लाइज किया गया बगैर किसी मेरिट के, बगैर किसी एजुकेशन के, बगैर किसी विजन के। और ऊपर से वो उनकी प्रोडक्शन आपके सामने है कि जो टॉप के पाकिस्तान के पास 4-5 बॉलर्स आते हैं, उनका वो बेसिक जो बायोमैकेनिक्स हैं, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं फास्ट बॉलिंग के, वो भी दुरुस्त नहीं कर सके। आपको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ा जो आपके इंतहाई 2 कीमती एसेट थे, जिसमें वसीम खान था और ज़मान खान, आपको उनको साइड लाइन करना पड़ा। हारिस रऊफ़ को सिलेक्शन की गई, और वो भी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं करती। दुनिया में किसी भी टीम की इस तरह सिलेक्शन नहीं होती जिस तरह पकड़ दकड़ कर यहाँ पर सिलेक्शन होती है। और कहा, जो पाकिस्तानी कौम को ये कहकर बेवकूफ़ बनाया जाता है कि शायद ये कर जाएंगे, इनसे ये एक्सपेक्टेशन इन्होंने पास्ट में किया, शायद आगे कर जाएं, और बगैर किसी परफॉर्मेंस के इनको सेलेक्ट किया जाता है। हारिस रऊफ़ की मुझे बताएं कि जो वर्ल्ड कप जो लास्ट हुआ उसमें तो वो अपना कोटा भी मुकम्मल नहीं कर सके, और वो वहाँ पर उन्होंने इंजरी का बहाना बनाया और वो छोड़कर चले गए वर्ल्ड कप। एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। उससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नील डाउन करवाया। उसके बाद फिर जो आपकी अवे सीरीज़ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया का टूर था, उसमें वो अपना नाम ही विड्रा करा गए। उन्होंने कहा मैं ये खेलता ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, और आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रिटेन करा दिया। आप थोड़े अरसे के लिए उसको ना आप किसी को एग्जाम्पलरी सज़ा दे सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, आपने उनको फिर वापस लाया। उनकी न्यूजीलैंड का जो टूर था पाकिस्तान का, उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है? ज़ीरो परफॉर्मेंस थी उनकी। उसके बाद फिर जो PSL में कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, और एक एक्सक्यूज़ उनको मिला डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर का, और वो उसमें बाहर हो गए। और पिछले 3 महीने से वो बिल्कुल किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल रहे। और फिर इन सेलेक्टर्स में अल्लाह ताला ने इतनी भी अक्ल नहीं दी कि इनको कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि जब किसी फास्ट बॉलर का राइट शोल्डर डिसलोकेट होता है और फिर 3 महीने तक वो क्रिकेट ना खेले, और उसके बाद जो उसके मसल्स इंजर्ड होते हैं, तो चलो वो किसी ना किसी तौर पर वो बॉलिंग के तो काबिल हो जाएगा। जिस तरह की वो पहले बॉलिंग करते रहे, इसी तरह की वो आगे बॉलिंग करेंगे। ना उन्होंने पाकिस्तान को कोई इवेंट जितवाया, ना कोई मैच जितवाया अपने, इवन कि अपना वो भी हसन अली की तरह अपना कोटा भी मुकम्मल नहीं कर सके पिछले वर्ल्ड कप और एशिया में। और फिर उनको आगे इतने इंपॉर्टेंट टूर के लिए कास्ट किया। तो क्या अगर वो बॉलिंग के काबिल हो भी गया, तो क्या थ्रो उनकी जगह ये जो पाकिस्तान की 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है वहाब रियाज करेगा, या मोहम्मद यूसुफ या अब्दुल रज़ाक करेंगे? तो मेरा तो नहीं ख्याल कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए था, आपके पास एक लाट होनी चाहिए थी, एक रिप्लेसमेंट प्लान होना चाहिए था, एक रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए थी, और फिर आपका बेंच इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था कि इन सबको रिप्लेस कर सकता। उसामा मीर की सिलेक्शन ना होना, देखें कि आप पिछले 2 साल से उसको हर फार्म आप उसको साथ लेकर फिर रहे हैं। वर्ल्ड कप भी उसको खिला दिया, एशिया कप भी खिला दिया, ये न्यूजीलैंड की सीरीज़, होम सीरीज़ भी खिला दी न्यूजीलैंड, जब पाकिस्तान ने टूर किया वो सीरीज़ भी खिला दी, उनको सारी क्रिकेट खिला के, और अभी जब इम्पोर्टेंट टूर आया तो आपने उनको बाहर कर दिया। तो ना देखें कि जब आप में, मैं क्यों बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता हूँ कि मेरिट पर फैसले करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेरिट पर भर्तियाँ नहीं हो रही। जब तक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायर मैनेजमेंट मेरिट पर भर्ती नहीं करेंगे, एजुकेशन को वैल्यू नहीं देंगे, मेरिट को वैल्यू नहीं देंगे, डिग्रीज़ को वैल्यू नहीं देंगे, आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना ही नहीं सकते। क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने के लिए आपको एक विजन चाहिए होता है, और अगर आपके पास एजुकेशन ना हो तो आप आपका विजन बेस काम कर ही नहीं सकते। फिर अगर विजन आपका ना हो तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना बने तो फिर शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, वक्ती मुफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी नौकरियां बचाने के लिए, अपनी सीटें बचाने के लिए आप पकड़ दकड़ करते हैं, उसको भी ले आएँ, उसको भी ले आएँ, उसको इधर खिला दें, उसको इधर खिला दें। जिस तरह इमाद वसीम को ले आए आप, मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस करवा के एक शॉर्ट फार्मेट में आपने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी। तो फिर इस तरह के आप जो पैनिक डिसीजन होते हैं वो अपने बचाव के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए फिर आप पॉलिसी बनाते हैं, फैसले करते हैं, और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट होता है, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो बहुत बुरी तरह मजरू होता है, जिस तरह पिछले कितने अरसे से मजरू हो रहा है।
नो डाउट आईसीसी आपको हैवी फंडिंग देता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बंदरमार्ट शुरू कर दें। जो आपके नायल तरीन लोग हैं, जो आपके साबका प्लेयर्स हैं, जो आपकी बोलियां बोलते हैं, आप उनको आंकते रहें बगैर किसी विजन के, बगैर एजुकेशन के, बगैर डिग्री के, बगैर क्वालिफिकेशन के। आप उनको बड़े बड़े ओहदों पर डाल दें, किसी को सिलेक्शन कमेटी में डाल दें, किसी को मैनेजमेंट में डाल दें, किसी को क्रिकेट कमेटी का हेड बना दें, किसी को डोमेस्टिक का डायरेक्टर लगा दें, जीएम लगा दें, नेशनल अकेडमी में लगा दें, कोचिंग स्टाफ में डाल दें। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता जिस तरह का ये ड्रामा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी अरसे से चल रहा है। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है कि 99 में स्टीव वॉ ने वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और फिर जो 2002 में वीबी सीरीज़ हुई थी वो हारने के बाद उसी एक वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन को, जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, उनको 12 मंथ बिफोर वर्ल्ड कप से 2003 के वर्ल्ड कप के उनको सैक कर दिया गया और रिकी पॉन्टिंग को कैप्टन बना दिया गया। और दोबारा जो स्टीव है उन्होंने कम बैक करने की कोशिश की और दोबारा अपना डोमेस्टिक सर्किट में वापस गया, न्यू साउथ वेल्स से खेले, उन्होंने उनको टाइटल जिताया। फिर 60 की एवरेज से उन्होंने 400 कुछ रन स्कोर किए, मगर उसके बावजूद उनको 2003 के वर्ल्ड कप में कंसीडर नहीं किया गया, ना एज ए कैप्टन ना एज ए प्लेयर। और वही उनकी जगह जिसको रिप्लेस किया गया रिकी पॉन्टिंग को, उन्होंने 2003 का भी वर्ल्ड कप जितवाया ऑस्ट्रेलिया को और 2007 का भी वर्ल्ड कप वो जीते। तो इस तरह जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो फैसले करते हैं। ये नहीं कि एक नायल कैप्टन है तो आप उसको ही लिंगर रैन करते जाएं, वो एक किसी का रिश्तेदार है तो उसको करते जाएं, कोई लाहौर का या कराची का है या पिंडी का तो आप उसको लिंगर ऑन करते जाएं, किसी की सिफारिश ऊपर से आ जाती है आप उसको खिला देते हैं, फ्राम नो वे, अगर फिटनेस हो ना हो आप उसको टीम में डाल देते हैं। इसी तरह और कई प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार की जो है परफॉर्मेंस वो भी क्वेश्चन मार्क है बहुत लंबे अरसे से। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कोई परफॉर्मेंस नहीं, वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं, उससे पिछले जो इवेंट थे उसमें भी इंटरनेशनल उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ जो पीएसएल है उसमें चंद परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं और उसके बाद उनको भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए उनको फिर एक कंसीडर कर दिया गया। फिर आप उस्मान खान की सिलेक्शन देखें कि उस बेचारे को वहाँ से उसको छुड़ाया जब वो एलिजिबल हो रहा था यूएई से खेलने के लिए, उसको बाईपास किया गया, वहाँ पर उसको बैन करवाया गया, यहाँ पर पाकिस्तान में ला के उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, टीम में डाला गया, उससे कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। और उसके बावजूद अब आपको क्योंकि आपको पता था कि अगर हम इस परफॉर्मेंस पे उसको साइडलाइन कर देंगे और जिस तरह का आपने बोगस डिसीजन लिया है, पूरा अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया बाईपास किया, जो अपना यंगस्टर थे जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस को आपने निगलेक्ट किया, उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया को आपने बाईपास करके उस्मान खान को लाकर खिलाए हैं। तो अगर आप उसको इस परफॉर्मेंस पे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने होम सीरीज़ में दी है, अगर आप उसको साइडलाइन कर देते तो आप पे एक बहुत बड़ा प्रेशर आता जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते थे, और फिर मजबूरन आपको उस प्रेशर बेस पर उसको दोबारा आगे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए सेलेक्ट करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि आप तो अपनी सीटें बचाने की कोशिश करें, आपको तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का और 25 करोड़ आवाम का ख्याल ही नहीं है। एक बंदा जो पाकिस्तान में रहता रहा, पाकिस्तान में खेलता रहा, अगर वो पाकिस्तान की पिचेस पर जो न्यूजीलैंड की सी टीम है उसके खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सका, तो वो फिर इंग्लैंड या आयरलैंड के खिलाफ या वर्ल्ड कप में कैसे वो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाएगा। फिर आपकी जो ओपनिंग स्लॉट है वो एक दफ़ा फिर क्वेश्चन मार्क है। आपने जो बाबर की और रिजवान की ओपनिंग स्लॉट को तोड़ा, साइम अयूब को लाए, मगर उसकी परफॉर्मेंस भी डामाडोल है। उसके अलावा जो आपका स्पिन बॉलिंग के शोबा उसमें फील्डिंग का आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, इब्रार को फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके अलावा आज़म खान की फील्डिंग और जो फिटनेस है वो क्वेश्चन मार्क होगी। आपके 2-3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं कि आप उनको किधर किधर छुपाएंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इस तरह तो दुनिया में कहीं सिलेक्शन क्राइटेरिया ना तो बनता है ना चलता है, और ना इस तरह के फैसले होते हैं पकड़ दकड़ की, जिसको दिल किया उठा के डाल दिया, जिसको दिल किया निकाल दिया। और इसका मतलब है कि वन मन शो और डिक्टेटरशिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही है, ना इनको पूछने वाला है। और वो जो गवर्निंग बोर्ड जिसका रोना रो रहे थे, वो जो 5 रीजन्स का एक गवर्निंग बोर्ड बनाया है जिसकी कोई से नहीं है, और वो 5 रीजन ऐसे हैं जो इंतहाई बोगस रीजन है, जो ग्रेड 2 खेलने के भी काबिल नहीं है, और जो ग्रेड 2 खेल रहे हैं वो उनसे पकड़ के गवर्निंग बोर्ड बना दिया गया। वो ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना सिलेक्शन कमेटी को पूछ सकते हैं, ना चेयरमैन को पूछ सकते हैं, ना डायरेक्टर डोमेस्टिक को, किसी को भी नहीं पूछ सकते। और जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा। और एक कमज़ोर और बोगस क्रिकेट ये गवर्निंग बोर्ड बनाने का मकसद ही यही होता है कि आपके जो मर्ज़ी के फ़ैसले हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और पाकिस्तान का चाहे अगर नुकसान होता तो होता जाए। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है कि फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह चलाना तो फिर आईसीसी को भी देखना पड़ेगा, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मेरा ख्याल है कि इसमें एक
सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जो पाकिस्तान की जितनी भी स्पोर्ट्स कल्चर है पाकिस्तान से वो तबाह कर चुके हैं। जितनी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स थी उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, और क्रिकेट एक रहती थी, अब उसको भी आप निशान इबरत बनाना चाह रहे हैं। तो इस पे एक दोबारा एक व्लॉग करूँगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स और पाकिस्तान की क्रिकेट को चंद लोगों के हाथ में यरगमाल बना दिया गया, और बगैर किसी मेरिट को बाईपास करके वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को अपॉइंट करते हैं और अपनी मर्ज़ी के उनसे फैसले करवाए जाते हैं। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।